Hello students, today we will start class 10 chapter 4 globalization and the Indian economy। ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसने पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ दिया है। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें, लगभग 2 दशक पहले की अगर बात करें, 1 और 2 डेकेड्स की, तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता था, सिर्फ कुछ ही ऐसी चीज़ें होती थी जो हम यूज़ करते थे। हमारे कंट्री के अंदर की जो टेक्नोलॉजी थी सिर्फ हम उसी को यूज़ करते थे। अगर हम कार्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ जो है फिएट और एक तरीके से एम्बेसडर जो कार्स होती हैं वही सिर्फ इंडिया के रोड्स पर देखने को मिलती थी। लेकिन आज के अगर हम टाइम की बात करते हैं तो बहुत सारी जो है इंपोर्टेड कार्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप जो कंपनीज़ हैं वहाँ से इंपोर्ट की गई गाड़ियाँ जो हैं आज हम इंडिया में देख सकते हैं। अगर मार्केट्स की बात करते हैं तो मार्केट्स का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। जो सिचुएशन आज के टाइम पीरियड में है वो बहुत ही डेवलप्ड हो चुकी है, बहुत ही डेवलप्ड मार्केट है, बहुत ही डेवलप्ड जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास आ चुकी है। अब ये सारी की सारी प्रोसेस किस तरीके से होती है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस तरीके से बढ़ावा उसको मिलता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ हैं उनका रैपिड इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में जुड़ रही हैं व्यापार के थ्रू। मान लीजिए अलग अलग कंट्रीज़ हैं, मान लीजिए जैसे ये दूर दूर कंट्रीज़ हैं, ये सब इंटीग्रेटेड हो रही हैं, मतलब आपस में कनेक्ट हो रही हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, फॉरेन ट्रेड होता है। और ये जो फॉरेन ट्रेड है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसी के थ्रू जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। अब पूरा का पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वो प्रोसेस क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। हाउ डज दिस टेक प्लेस? ये किस तरीके से पॉसिबल है कि पूरा का पूरा विश्व आपस में जुड़ गया है? बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, और जो विदेशी निवेश है, उसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं फोर्ड मोटर्स का। फोर्ड मोटर्स एक अमेरिकन कंपनी है और उसका एग्जांपल जो है आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है कि जो फोर्ड मोटर्स है वो इंडिया में आती है। ये एक अमेरिकन जो है कंपनी है। अब जो अमेरिकन कंपनी है वो इंडिया में आकर जो इंडिया की कंपनीज़ हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर लेती है और उसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ये जो अपना प्रोडक्शन है इसने 26 कंट्रीज़ में स्प्रेड कर रखा है। और इंडिया में कब आई थी? 1995 में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1700 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर इन्होंने इसको सेटअप करने में खर्च किए थे। और ये कहाँ पर सेटअप की गई है? चेन्नई में की गई है। और किसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है, मतलब जो है गठबंधन किसके साथ किया गया है? महिंद्रा और जो महिंद्रा है वो जो 2 कंपनीज हैं उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली और उनके सहयोग से इनको जो फोर्ड मोटर्स है उसको कहाँ पर स्थापित कर लिया? चेन्नई में। अब अगर हम 2004 की बात करते हैं तो उस टाइम पे फोर्ड मोटर्स जो हैं उन्होंने लगभग 27,000 कार जो हैं वो इंडिया की मार्केट में सेल की थी। और इसके अलावा 24,000 कार जो है उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी थी। कहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट कर दी थी? इंडिया से साउथ अफ्रीका, मैक्सिको एंड ब्राज़ील, ये सारी कंट्रीज़ जहाँ पर उन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स थे उनको सेल किया था, यानी कि जो कार वो बना रहे थे उनको वहाँ पर बेच दिया था। तो इससे क्या है, उनका प्रॉफिट डबल हो गया और भी ज़्यादा प्रॉफिट वो कमाने लगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो विदेशी व्यापार होता है, जो फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से होता है? तो ये होता है एमएनसीज़ की हेल्प से। व्हाट इज़ एमएनसीज़? एमएनसीज़ है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, यानी कि बहुत सारे देशों के अंदर इनका प्रोडक्शन होता है। A multinational corporation is a company that owns or controls production in more than one nation। एक से अधिक नेशन में क्या करती हैं? अपना प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं और अपना जो है जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। MNCs सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। देखिए जो MNCs होती हैं वो अपने ऑफिसेज और अपनी फैक्ट्रीज कहाँ पर सेटअप करती हैं? ऐसे रीजन में करती हैं जहाँ पर उनको चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज मिल सकें। अब अगर उनको चीप लेबर मिलती है और जो अदर रिसोर्सेज है वो वहाँ पर उनको मिल पाते हैं तो उनका जो प्रोडक्शन है वो लो कॉस्ट में हो जाता है। और अगर लो कॉस्ट में प्रोडक्शन होगा तो उसमें उनका बेनिफिट जो है वो बढ़ जाएगा। उसके जो प्राइसेज हैं वो बढ़ाकर उसको अगर बेचते हैं तो इससे उनका प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था? एमएनसीज। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। ये एक एमएनसी का एग्जांपल दे रखा है कि किस तरीके से जो एमएनसी हैं वो अपना प्रोडक्शन स्प्रेड करती हैं। अगर हम एक लार्ज एमएनसी की बात करते हैं, वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करती हैं
तो उसका जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। वहाँ पर उन इक्विपमेंट्स के डिज़ाइंस प्रिपेयर किए जाते हैं और उसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। और जब चाइना में जो कंपोनेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हो जाते हैं, उसके बाद उनको शिफ्ट करके कहाँ ले जाया जाता है, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप लेकर जाया जाता है। और वहाँ ले जाने के बाद उन पार्ट्स को आपस में असेंबल किया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है, मैक्सिको और यूरोप, ठीक है। अब वहाँ असेंबल करने के बाद क्या किया जाता है, पूरे वर्ल्ड मार्केट में इनको क्या किया जाता है, बेचा जाता है, जिससे इनका प्रॉफिट होता है। और इसके अलावा इसके जो कॉल सेंटर्स हैं वो कहाँ पर हैं, इंडिया में हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो एमएनसी है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रही है। ये एक जो है आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंडिया में जो बेंगलोर में कॉल सेंटर है उसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग कार्य होते हैं और उसको बाद में जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बेच दिया जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जाता है। इससे सभी कंट्रीज़ को प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipments is called investment. जो पैसा खर्च किया जाता है, हमें अपना जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि लैंड की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत होती है, मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है, और जो भी अदर इक्विपमेंट्स होते हैं उनको परचेज़ करने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। इसके बाद बात आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है जो एमएनसीज़ के द्वारा किया जाता है। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज़ इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी जो निवेश होता है वो एमएनसीज़ के द्वारा किया जाता है या फिर कोई भी प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है, जैसे कि अमेरिकन कंपनी है और वो इंडियन कंपनी के साथ जो अपना एक तरीके से कोलैबोरेशन करती है या फिर उसके साथ पार्टनरशिप करती है, तो वो वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करती है। ये क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद बात आती है स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन की। किस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग कंट्रीज़ में स्प्रेड हो जाता है। एमएनसीज़ पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज़। देखिए प्रोडक्शन के स्प्रेड होने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला ये है कि जो एमएनसीज़ होती हैं वो लोकल कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं। अब जो लोकल कंपनीज़ हैं इसकी वजह से उनके साथ पार्टनरशिप करने के बाद एमएनसी को भी प्रॉफिट होता है और लोकल कंपनीज़ को भी प्रॉफिट होता है। एमएनसी जो है वो प्रोवाइड कराती हैं मनी, और मान लीजिए उसको कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि जितना वो इन्वेस्टमेंट खुद कर रहे थे उसके अलावा कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए एमएनसी उनको क्या है, पैसा प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से वो आसानी से नई मशीनरी जो है खरीद सकते हैं और जो प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो सकता है। सेकेंड, एमएनसीज माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। जो एमएनसीज हैं वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। अगर किसी दूसरे देश की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में आती है तो क्या है, वो अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी भी इंडिया में लेकर आएगी, जिसकी वजह से और अच्छे इक्विपमेंट्स और अच्छा प्रोडक्शन हम जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड क्या है, एमएनसीज बाय लोकल कंपनी एंड एक्सपेंड प्रोडक्शन। सबसे पहले तो था कि जो एमएनसीज हैं वो किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं, लेकिन सेकंड क्या है कि वो किसी लोकल कंपनी को खरीद लेती हैं और अपना प्रोडक्शन जो है बढ़ाती हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, कारगिल फूड्स जो है वो एक यूएसए की कंपनी है जिसने इंडिया में पार्क फूड्स को खरीद लिया था। अब इससे कारगिल फूड्स का क्या प्रॉफिट हुआ कि पार्क फूड्स के जितने भी कस्टमर्स थे वो उनको एज इट इज़ मिल गए और वहाँ पर वो अपना प्रोडक्शन जो है सेल करने लगे, बेचने लगे। इसमें क्या था, डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर किया जाता था। अब एमएनसीज जो है तीसरा तरीका कौन सा अपनाती हैं, एमएनसीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। एमएनसी जो है वो अपना ऑर्डर जो है किसको प्लेस कर देते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्लेस कर देते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो उनको अपना ऑर्डर दे देते हैं कि अगर आप हमारे इतने पीस प्रिपेयर करते हो तो आपको पर पीस इतने पैसे हम देंगे, और फिर बाद में अपनी स्टैंपिंग अपने ब्रांड के साथ उनको हाई प्राइसेस में बेच देते हैं। अब बात आती है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स की। देखिए फॉरेन ट्रेड जो है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है, किस तरीके से उसका प्रॉफिट होता है। फॉरेन ट्रेड इज़ बेनिफिशियल फॉर एमएनसीज एज वेल एज कस्टमर्स। जो कस्टमर्स होते हैं और जो एमएनसीज होती हैं दोनों के लिए ही फॉरेन ट्रेड जो है बेनिफिशियल है। किस तरीके से है, प्रोडक्शन कैन सेल
देयर प्रोडक्ट्स ग्लोबली, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली यानी कि पूरी वर्ल्ड मार्केट में बेच सकते हैं। बायर्स हैव द ऑप्शन टू चूज अमंग वेरियस गुड्स बियॉन्ड डोमेस्टिकली प्रोडक्ट गुड्स। जो बायर्स होते हैं यानी कि खरीदार जो होते हैं उनको प्रॉफिट क्या होता है कि उनके पास ऑप्शन हो जाता है कि उनको कौन सी चीज़ चाहिए। मान लीजिए हम किसी भी शोरूम में जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अलग अलग ब्रांडेड चीज़ें देखते हैं। तो अगर हमें एक ही तरीके की चीज़ दिखाई जाती है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट दिखाया जाता है, तो हम मजबूर होते हैं कि हमें वही प्रोडक्ट खरीदना है। लेकिन अगर हमें अलग अलग वैरायटी उस चीज़ की दिखाई जाती है तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जो हमारा मन करता है वो हम चूज़ करते हैं। इसके बाद बात आती है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इतना स्प्रेड होने में हेल्प किया है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन फला फूला है। तो फर्स्ट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड टेक्नोलॉजी, थर्ड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगर हमें किसी भी इंडस्ट्री में कोई प्रीपेड मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करके हमें मार्केट तक लेके जाना है तो किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की होती है। यहाँ से हम मटेरियल को यहाँ तक लेकर जाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर हम किसी भी दूसरे देश से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक इम्पोर्टेंट थिंग है। अब देखिए पहले जो है समुद्री व्यापार होता था, वाटरवेज से होता था, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन आजकल फास्टेस्ट मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आ चुके हैं, जैसे कि एयरप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा रेलवेज जो है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके की जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उन्होंने बहुत ही ईजी बना दिया है ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पाता, जो अदर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की वो आपस में कनेक्टेड नहीं हो पाती। सेकेंड थिंग इज़ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी अहम भूमिका है, क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसी की वजह से पॉसिबल हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन हो पाए। मान लीजिए हम बात करते हैं इंटरनेट की, कम्युनिकेशन की, तो वो क्या है, वो भी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कोई भी वस्तु जो है ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। इसके बाद बात आती है लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारवाद। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, विदेशी व्यापार हो रहा है, उसमें कोई भी जो है ट्रेड बैरियर ना हो। ट्रेड बैरियर यहाँ पर क्या होते हैं, जो ट्रेड के लिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि हाई टैक्सेस वगैरह लिए जाते हैं। इसके अलावा अदर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हमारे इंडिया में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। कोई एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री के साथ व्यापार कर रही है तो उस कंट्री के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि हम इस लिमिट तक ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, इतने प्राइसेस होंगे। तो इस तरीके की जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करना क्या होता है, लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको रिमूव करना। अब जो लिबरलाइजेशन के लिए हम ट्रेड बैरियर्स का बात कर रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स की बात एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो भी ट्रेड बैरियर का ही एक एग्जाम्पल है। अब इसके बाद बात आती है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम ट्रेड बैरियर्स को कम कर दें, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करना और लिबरलाइज होना, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, पाबंदियां लगा दी गई हैं, उनको लिमिटेड कर दिया जाए। यानी कि कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन तो होंगे, लेकिन वो इस हद तक होंगे कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दे सकें। इसके बाद अगर बात करें एट प्रेजेंट जो है कितने कंट्रीज़ जो हैं WTO का मेंबर है, तो 164 कंट्रीज जो है वर्तमान में भी मेंबर हैं WTO के। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? फ्री एंड फेयर ट्रेड, कि व्यापार जो है वो मुक्त व्यापार हो और फेयर हो, यानी कि वहाँ पर किसी तरीके का कोई करप्शन ना हो। इसके अलावा जो है ट्रेड बैरियर्स जो है उनको कम करना। 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमने WTO के डिस्कस किए हैं। इसके बाद बात आती है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के, उनके बारे में बात करती है। तो फर्स्ट क्या इफेक्ट हुआ है? इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम MNCs इन इंडिया। जो MNCs इंडिया के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि और ज़्यादा से ज़्यादा MNC जो है इंडिया में आ रही हैं और व्यापार कर रही हैं। ये किसकी वजह से हुआ? MNC जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। सेकेंड थिंग,
इंडियन कंपनीज रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ड्यू टू कंपटीशन। जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ा दिया है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। अब मान लीजिए हमें वही प्रोडक्ट 10 रुपये में मिल रहा है और इंडिया में वही प्रोडक्ट हम 20 रुपये में उनको दे रहे हैं तो कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे मटेरियल की क्वालिटी हमें बढ़ानी होगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ानी होगी। अगर हम अच्छी वस्तुएं उनको प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उन्हीं वस्तुओं को खरीदेंगे। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी ब्रांडेड कंपनी की, उनके जो मटेरियल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बेशक महंगे हों लेकिन फिर भी उन्हीं को पसंद किया जाता है क्योंकि लोगों को उनकी क्वालिटी के ऊपर भरोसा है। तो इसलिए इंडियन कंपनी जो है उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। लोग जो है ब्रांडेड चीज़ों को ही पसंद करते हैं और प्राइसेस को भी जो है देखा जाता है। सेकेंड थिंग क्या है, लार्ज इंडियन कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, इस तरीके की जो एमएनसीज हैं वो इंडिया के अंदर आई और उन्होंने अपना प्रोडक्शन यहाँ पर आकर करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा लोगों को और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड थे उनको काम करने का मौका मिला है। अगर इंडिया में कोई इंडस्ट्री लगती है तो लेबर भी जाहिर सी बात है कि इंडिया से ही होगी, तो इससे मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास आई हैं और ज़्यादा अवसर आए हैं एम्प्लॉयमेंट के। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो किसकी वजह से बढ़ रही हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके बाद बात आती है मोर चॉइसेस टू कस्टमर्स। जो कस्टमर्स हैं उनके पास और ज़्यादा चॉइस हो जाती हैं। अगर हमारे जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज यहाँ पर आकर अपना प्रोडक्शन करती हैं तो इससे हमारे पास क्या हो जाती हैं, चॉइस हो जाती हैं कि हम किस कंपनी का, किस ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदना चाहते हैं। इसके बाद बात आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए कोई भी चीज़ होती है उसके कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं तो उससे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो जो ड्रॉबैक्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो यहाँ पर क्या है कि जो स्मॉल कंपनीज़ हैं और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो इस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए और शट डाउन हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए। जैसे कि पहले क्या था, घरों में जो एक तरीके से कह सकते हैं हम दिवाली पे जलाने के लिए दिए बनाए जाते थे मिट्टी से, इसके अलावा छोटे छोटे और भी खिलौने बनाए जाते थे। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ जो मटीरियल है, जैसे कि जो लाइटिंग वगैरह है उन्होंने प्रोवाइड कराई है, वो उसी प्राइस में, उससे कम प्राइस में अगर वहाँ पर मिल जाती है तो उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है, जो स्मॉल बिजनेसमैन जो है प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट की जाती हैं, जिससे और वो कम प्राइसेस में ही अवेलेबल हो जाती है क्योंकि वो मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं और उनमें जो मटेरियल होता है वो भी इतना अच्छा यूज़ नहीं किया जाता। और इसकी वजह से जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाते। अगर वो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं तो उस कीमत में मार्केट में नहीं बेच पाते। इंडियन लोकल प्रोडक्शन आर नॉट ग्रोइंग। इंडिया का जो लोकल प्रोडक्शन है वो नहीं ग्रो कर पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वहाँ पर जो SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं उसमें क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ये क्यों है? क्योंकि जो सेज है फॉरेन जो है इंडस्ट्रियल जोन जो आता है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आता है, उसमें क्या है, कुछ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाती हैं इंडस्ट्रीज़ को। जो इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप होंगी उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, इस तरीके की फैसिलिटी अगर कंपनीज़ को दी जाती हैं तो वो यहाँ पर सेटअप होने के लिए जल्दी एग्री हो जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, नो टैक्स फॉर 5 ईयर्स। अगर कोई भी MNC इंडिया में सेटअप होती है तो उससे 5 साल के लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब अगर उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा तो वो ये सोचेंगे कि अगर 5 साल हम फ्री में यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन इसका इंडिया को प्रॉफिट क्या होगा कि 5 साल के बाद वो इंडिया को टैक्सेस देगी। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लेबर लॉज फ्लेक्सिबिलिटी। लेबर लॉज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेबर लॉज बनाए गए हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि उनको चेंज किया जा सकता है हमारे अकॉर्डिंग। अगर किसी भी मजदूर को, किसी लेबर को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं कानून के अकॉर्डिंग। हम अपनी मनमानी से उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जो कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्णन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं।
जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें स्ट्रगल करने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाए जाने चाहिए या फिर गवर्नमेंट को कौन से स्टेप उठाने चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टेप्स बाय गवर्नमेंट है, लेबर लॉज मस्ट बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। जो लेबर लॉज बनाए गए हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए, यानी कि उनका अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर मान लीजिए कानून बना दिए और उनको लागू नहीं किया गया, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर होनी चाहिए, लेबर लॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। सेकंड है सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है वर्ल्ड मार्केट में, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हैं उनको कम कर देना चाहिए, जो जैसे कि टैक्सेस हैं और हाई टैक्सेस को जो हटा देना चाहिए। इसके अलावा जो अदर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी कम कर देना चाहिए। उसी की वजह से जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ पाएगा और उसी की वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो फुल स्पीड में डेवलप हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट विद WTO फॉर फेयर रूल्स। जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको WTO को नेगोशिएट करना चाहिए। जो है WTO से वो इस चीज़ के बारे में बोल सकती है कि कुछ ऐसे फेयर रूल बनाए जाने चाहिए जो इंडियन गवर्नमेंट के यानी कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए अनुकूल हो और इंडिया में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए भी वो अनुकूल हो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।